हम लोगों को नासिक हाईवे चढ़ना था, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और चढ़ने का रास्ता मिला नहीं। रास्ते में कोई शेड भी ऐसा नहीं है और ना ही कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ पे रुक के थोड़ा चिल कर सके। किसी भी रोड ट्रिप पे जाने से पहले दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फुल टैंक और क्लीन गाड़ी। तो हम शुरू करने वाले हैं एक नया सफर, सो लेट्स गेट रेडी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टॉक ऑफ ट्रेवल। तो आज हम हैं पुणे में और हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है पुणे से जयपुर तक के लिए। पर हम डायरेक्टली जयपुर नहीं जा रहे और हम जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस। हमने सोचा कि जब यात्रा चली रही है तो महाकाल के दर्शन करते हुए भी चलें। तो बने रहिए हमारे साथ। पुणे ने हमें बहुत अच्छी मेमोरीज दी और उसमें से एक था महाबालेश्वर। अगर आपने हमारा महाबालेश्वर वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखिए, और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने जर्नी की शुरुआत करी थी सुबह 4:30 बजे के आसपास। थोड़े से लेट हो गए बट ठीक है। और अगर रूट की बात करी जाए तो हम पुणे से निकलकर चाकण होते हुए जाएंगे नासिक। नासिक के बाद में हम लोग जाएंगे धुले, शिवपुर और सेंधवा, और फिर महाकाल की नगरी। मॉर्निंग के करीब 6 बज गए हैं और अभी हमने पहला टोल क्रॉस किया है अपना। NH60 पर आ गए हैं अभी हम, जो कि नासिक लेके जाएगा हमको। अभी थोड़ा थोड़ा उजाला भी होने लगा है क्योंकि 6 बज गए हैं और मॉर्निंग हो गई है। रोड कंडीशन ओके ओके है अभी भी। सिंगल रोड है कई कई जगह और कहीं कहीं जगह डबल रोड भी मिलेगी आपको, बट ओवरऑल ठीक ठाक है। रास्ते के व्यूज बहुत ही सीनिक हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक लंबी सी रोड और सामने से होता हुआ गोल्डन सनराइज। हर रोड ट्रिप का एक अपना ही चार्म होता है। अब जितनी स्टेट से गुजरते हो, हर स्टेट में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। कुछ पैचेस तो ऐसे हैं जहां पर विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है फोग की वजह से। ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और जर्नी काफ़ी अच्छी गुजर रही है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाते हैं कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया। हम लोगों को नासिक हाईवे चढ़ना था, लेकिन वहाँ से काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और चढ़ने का रास्ता मिला नहीं। काफ़ी बार देख लिया हमने, लोकल से पूछ लिया, बट वो लोग लोकल रास्ता ही बता रहे थे जो गांव के बीच में से होके जा रहा था। तो हम चढ़ नहीं पाए नासिक हाईवे। अभी हमने दूसरा रूट पकड़ा है NH160, वो बुरहानपुर होके जाएगा, बट रूट काफ़ी ठीक है। ये 4 लेन हाईवे है बट ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं इस पे, तो आई थिंक ये वाला रूट भी ठीक होना चाहिए। आगे जाके बताता हूँ आपको। इस स्ट्रगल में हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया, लेकिन जो हाईवे हमको मिला था NH160 वो भी ठीक ठाक था और आगे जाकर वही नासिक हाईवे पे मिल गया, तो हम करेक्ट रूट पे आ गए।
अगर आप कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहें तो यहीं से उसका एग्जिट है। एग्जिट लेने के बाद में आपको करीब 16 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। तो अगर आप वहाँ जाना चाहें तो वहाँ जाकर भी आप दर्शन कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र में आए और गन्ने का जूस नहीं पिया, ऐसा कैसा हो सकता है? तो एक और ब्रेक के लिए रुक गए हैं हम अभी, क्योंकि हमको दिख गई एक अच्छी सी गन्ने की शॉप जहाँ से हम गन्ने का जूस पीने वाले हैं। अभी जूस पियेंगे, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। गाइज अब हमने क्रॉस कर लिया है महाराष्ट्र का बॉर्डर और अब हम एंटर कर चुके हैं एमपी में। और फ्रैंकली सेइंग तो रोड की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, जगह जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, काफ़ी सारे डाइवर्जेंस भी हैं रास्ते में। तो अगर आप महाराष्ट्र से राजस्थान जाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गुजरात वाला रूट है वो फॉलो करो, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी बेटर है। हम लोग जब जयपुर से जा रहे थे महाराष्ट्र पुणे तो हमने गुजरात वाला रूट लिया था, वो रूट काफ़ी अच्छा था। और अभी हमें उज्जैन जाना था इसलिए हमने एमपी वाला रूट लिया है और ये रूट कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं। और दूसरी चीज़, एक और फ़ायदा है अगर आप गुजरात वाला रूट लेते हो तो, क्योंकि जो पेट्रोल की रेट है वो गुजरात में सबसे सस्ता है। और महाराष्ट्र में जाओ या फिर राजस्थान में जाओ या एमपी में जाओ तो इन तीनों स्टेट में रेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। सिर्फ एक गुजरात ही ऐसा स्टेट है जहाँ रेट जो है 10 रुपीज़ कम है। तो अगर आपको एमपी जाना इम्पॉर्टेंट ना हो आपके लिए तो आप गुजरात वाला रूट फॉलो करें। वेदर कंडीशन भी अभी बहुत ज़्यादा ही गर्म है, बहुत धूप है और रास्ते में कोई शेड भी ऐसा नहीं है और ना ही कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ पे रुक के थोड़ा चिल कर सके। तो इस रास्ते में बस आपको छोटे छोटे गाँव मिलेंगे और कच्ची मतलब बहुत ही नैरो रोड्स मिलेगी जो कि कुछ खास अच्छी नहीं है। राहुल भी काफ़ी थक गए हैं ड्राइव करते करते और वो भी पीछे से आगे आ गई है हमारे साथ थोड़ा एंजॉय करने के लिए, क्योंकि पीछे बैठे बैठे ये भी काफ़ी थक चुकी थी। हाउ आर यू फीलिंग? गुड। आर यू एक्साइटेड? एंड वेयर आर यू गोइंग? to Omkareshwar. ओके। ओ माय गॉड, ये कैसे पलट गया? खतरनाक ही पलटा है। अब हम आप पहुंचे हैं बुरहानपुर और आप देख सकते हो कि पूरा हिस्टोरिकल प्लेस है ये और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉपेज है अगर आप दूसरे रूट से, धोले वाले रूट को अवॉइड करके इस रूट से आते हो तो। और यहाँ से जो डिस्टेंस है ओमकारेश्वर की वो 125 किलोमीटर अप्रॉक्स और बची है। चल पीछे तो फिर ये काम में आ जाएगा क्या? हाँ, ये तो 24 घंटे का है। 24 घंटे का यूपीआई दे दो। तो शाम के करीब 5 बज गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के एंट्री पॉइंट पर, जहां पे आपको नगर पंचायत का एक टैक्स देना पड़ता है 50 रुपए का, जो कि 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं है और मोस्टली एक गाँव टाइप का है। यहाँ पे आपको धर्मशालाएं मिल जाएगी रहने के लिए और ठीक ठाक होटल्स मिल जाएगी, लेकिन अगर आप स्टे के लिए एक लग्जरी होटल सर्च कर रहे हैं तो उसके ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आगे जाकर तिराहे पे आपको 2 रास्ते मिलेंगे, लेफ़्ट वाला जो कि ओल्ड पुल की तरफ जाता है और राइट वाला जो कि न्यू पुल की तरफ जाता है। हमने जो स्टे लिया वो ओल्ड पुल वाले रास्ते पर था और मंदिर के काफ़ी पास था,
इसका पार्किंग एरिया काफ़ी स्पेशियस था। अगर आपको इसकी और डिटेल चाहिए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा पुणे से ओमकारेश्वर तक का सफ़र, और अगले एपिसोड में हम जानेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का एक्सपीरियंस। तो बने रहिए हमारे साथ में। स्टे ट्यून एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।